गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 की जो मैथमेटिक्स थी उसमें हम लोग जो है 18 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। अब थोड़ा सा इबारती क्वेश्चन है, माइंडेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे इक्वेशन है बट थोड़ा सा माइंडेड है, यानी आपको सोच के समझ के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इबारती क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कोष यानी धन, यानी कोई व्यापार करने वाला व्यापारी है जिसके पास 30,000 रुपए हैं। व्यापार करने वाला क्या, वो पैसे से जो है पैसा कमाएगा, व्यापारी है तो 30,000 रुपए का कोष है, यानी 30,000 रुपए उसके पास है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। निवेशित करने का मतलब किसी काम में लगाना है या किसी को ऋण देना है, इस तरह का मतलब, यानी किसी ऐसे वर्क में लगाना है जिससे उसको बेनिफिट हो। तो डायरेक्ट जो है 30,000 न लगा के उसको दो पार्ट में करके लगाना है। ठीक है, या तो 15-15 करे या जो है 18-12 करे। ठीक है, तो इस तरीके से उसको तोड़ना है। अब ये कितना कितना रहेगा यही शायद पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो क्लियर हो गया, दो भागों में देना है। डायरेक्ट किसी एक आदमी को 30,000 नहीं दे देना है, उसको दो भागों में देना है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, प्रथम बांड पर तो दोनों में से जो पहला बांड होगा, यानी जो पहला जितना रुपया किसी को देगा उस पे जो है 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी दो भागों में तोड़ के देता है। जैसे मान लीजिए कि 12-18 ही देता है, तो अगर प्रथम वाला 12 देता है तो 12 पे 5% वो है ब्याज, और दूसरे वाले पे यानी जो 18 है, 12-18 की अगर बात करें तो 12 वाले पे जो है 5% है और 18 वाले पे कितना हो जाएगा, 7% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। आगे चलते हैं। आप व्युत्गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो। यानी अब देखिए अलग अलग धन रहेगा, अलग अलग अमाउंट रहेगा और अलग अलग ब्याज रहेगा, तो जाहिर सी बात है धन भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो टोटल जो ब्याज है 30,000 से जो कमा रहा है साल भर में, वह जो है 1800 हो। तो कितना कितना दें, यानी पहले वाले में कितना निवेश करें, दूसरे वाले में कितना निवेश करें, कि जो टोटली अमाउंट हमको बेनिफिट मिले, जो ब्याज मिले वह कितना हो, 1800 हो। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको अदर मेथड से भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बांडेशन लगा दिया है। क्या कह रहा है कि आप व्युत्गुणन के द्वारा, आप व्युत्गुणन पीछे आप पढ़ चुके हो, आप व्युत्गुणन के द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप व्युत्गुणन में आपको बताया गया क्या, एक कंडीशन थी, स्तंभ इज इक्वल टू पंक्ति। स्तंभ इज इक्वल टू पंक्ति, यानी गुणा तभी होगा जब स्तंभ, पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दो तरह की चीजें हैं, एक में धन है और दूसरे में ब्याज है, तो इन दोनों को लेके हम जो है इस तरह की कंडीशन बनाएंगे जिसमें पहला वाला जो बनाए, चाहे धन का बनाए या ब्याज का बनाए, तो उसमें जो है स्तंभों की संख्या, दूसरा वाला जो बनाया उसकी पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तब जाके जो है सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, मान लेते हैं कि प्रथम बांड कितना है, x है, तो चूंकि टोटल राशि कितनी है, 30,000 है, तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी, 30 माइनस x। ब्याज उनको चाहिए 1800 रुपए, तो दो प्रकार में तोड़ देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे यहाँ दो भागों में तोड़ते हैं। ये पहला हो गया आपका x, ये हो गया। अब इसके बाद ब्याज जान ही रहे हैं, तो ये बांडों को एक जो है आप व्यू बनाए बांड वाला और दूसरा वार्षिक ब्याज वाला, ब्याज की दर। ठीक है, और ये टोटल अमाउंट जितना हो रहा है आपके पास, टोटल ब्याज जो हो रहा है 1800 हुआ। तो यह x हो गया प्रथम बांड, और ये इसका प्रथम बांड का ब्याज 5%। ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये दूसरे बांड का ब्याज 7%। टोटल अमाउंट कितना प्राप्त होगा, 1800 रुपए। तो अब इसको गुणा करेंगे
तो देखिए आप व्यू का गुणा जैसे करते हैं उसी प्रकार गुणा करेंगे। तो यक्स में गुणा होगा किसका, 5% का, तो यक्स गुणे 5%, ठीक है। प्लस इसमें 30,000 माइनस यक्स में किसका गुणा होगा, 7% का, तो 30,000 माइनस यक्स गुणे 7% इक्वल टू कितना आएगा, 1800, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गया है, अब इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे यक्स गुणे 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, 2% का मतलब 2/100, ठीक है, जितना प्रतिशत उतना बटे 100, ठीक है। तो 5%, 5/100, तो 5 ये यक्स है और गुणे 5/100 करेंगे तो 5 का यक्स में गुणा कितना होगा, 5x/100, ये हो जाएगा, प्लस उतर गया। अब इसमें करेंगे तो 7/100, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, देखिए 7/100 आगे, बाकी ये ऐसे रूप में लिख दिया गया, उतार लिया गया, ये उतर गया आपका जैसे है वैसे, ठीक है। अब आगे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 5 से इसको हम चाहें तो 100 से वो कर दीजिए ना, भाग कर दीजिए, दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करिए ताकि फ्रैक्शन हट जाए। फ्रैक्शन की वजह से आपको गुणा करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इजी करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, 100 से गुणा कोई अंतर नहीं होगा। तो ये है 5x/100, तो गुणे 100 करेंगे तो 100 से 100 क्या होगा, कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5x। ये देखिए यहाँ भी करेंगे गुणे 100 तो ये 100 जो है कट जाएगा, तो बचेगा 7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस यक्स, 7 से अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट तोड़ने के लिए, तो 7 तिरिके 21 यानी 21, उसके बाद 4 0, ये उतर गया, ठीक है। और इसमें गुणा होगा तो -7x, ये 100 से गुणा होगा, इसमें 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना इक्वेशन प्राप्त हुआ हमारे पास, ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -7x है और ये 5x है, माइनस वाला अधिक है तो माइनस रख के 7x में से 5x घटाएं कितना, -2x हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा तो माइनस में हो जाएगा, -2140 यानी 2,10,000, ठीक है। अब इसमें से 1,80,000 घटेगा, प्लस है तो आएगा -30,000, यानी अब इक्वेशन हुआ -2x बराबर -30,000। अब x बराबर करेंगे तो 30,000/2 हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15,000। तो x का मान कितना आ गया, 15,000। तो 2 बॉन्ड चाहिए था, एक बॉन्ड x यानी 15,000 हो गया, और दूसरा बॉन्ड 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 15,000 बचेगा। इसका मतलब दोनों बॉन्ड कितने होंगे, 15,000 के होंगे, तब जाके 1,800 रुपये ब्याज उनको मिलेगा, ठीक है। ये कंडीशन तब होगी जब 2 बॉन्ड हैं जिसमें एक बॉन्ड होगा 15,000 का और दूसरा भी कितना होगा, 15,000 का ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,000 रुपये चाहिए, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ का कर देंगे 2,000 कर देंगे, बाकी जैसे सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा, अलग अलग अमाउंट आएगा, इसमें तो सेम आ गया मान लीजिए, तो इसमें हो सकता है अलग अलग आए, कर लेते हैं ना, चलिए कर लेते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है, ये सब वही रहेगा, यही ना चेंज हो रहा है, बस सब कुछ तो वही है। ब्याज जो है 1,800 के बजाय उनको ज्यादा चाहिए, 2,000 चाहिए, तो अमाउंट इधर उधर करना पड़ेगा ना, जिसमें जो ब्याज ज्यादा दे रहा है उधर आपको ज्यादा अमाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए सब कुछ वही है, 2,000 हो गया, गुणा भी उसी तरह से है, सब कैलकुलेशन भी उसी तरह का है। यहाँ 5,000 आ गया, प्रथम अमाउंट आ गया 5,000 जिसपे 5% मिल रहा था, तो ये कम हो गया, और द्वितीय अमाउंट हो गया आपका 25,000, 25,000 दूसरे वाले को दे दिया, 25 पे कितना मिल रहा है, 7%, तो जाहिर सी बात है कि अब अमाउंट क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक कितना, 2,000 हो गया टोटल ब्याज, ठीक है। तो सेम वही है, आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ये भी भारतीय क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किसी विद्यालय की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। 3 तरह की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय यानी बेचना 80 रुपए में एक, इसके बाद क्या 60 रुपए में ये, उसके बाद 40 रुपए में प्रति बुक, प्रति मतलब एक बुक का दाम है। क्रमशः का मतलब हुआ ना, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्रमशः का मतलब हुआ इसका, ये रसायन विज्ञान पहला वाला है तो इसका पहला वाला, ये भौतिक विज्ञान दूसरा वाला है तो ये दूसरा वाला अमाउंट इसका है, और उसके बाद ये अर्थशास्त्र तीसरा वाला है तो तीसरा वाला का अकाउंट ये, ठीक है, अमाउंट सॉरी हो गया। तो ये तो कंडीशन होगी। उसके बाद क्या कर रहा है आगे कि आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में दुकानदार को कुल कितने धनराशि प्राप्त होगी। देखिए अगर आप व्यू विधि की बात नहीं करता
तो आप एक एक का दाम जान ही गए। एक का इसका 80 है, 10 दर्जन वाले का 10 दर्जन का मतलब 10 गुणे 12 यानी 120, 120 गुणे 80 करेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार ये, फिर ये निकाल के सब जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है, आप बीजगणित के द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप बीजगणित के द्वारा करना है तो आपको दो भागों में तोड़ देना है। एक जो है इसका बना लेना है आप व्यू, और एक मूल्यों का आप व्यू बना लेना है, बस गुणन कर देना है, काम खत्म, ठीक है। देखिए वही किया गया, ये बना लिया गया, फिर ये बना लिया गया। अब गुणा जैसे होता है उस तरह गुणा कर लेंगे आप व्यू का। इसमें गुणा होगा 80 का, इसमें गुणा होगा जो है 60 का, इसमें गुणा होगा 40 का। देखिए यहाँ पे इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना आ रहा है, यक्स आ रहा है, मान लेते हैं यक्स आ रहा है। अब यक्स का मान निकाल लेना है, इक्वेशन बस सॉल्व करेंगे, इक्वेशन इतना हो गया, ये मिल गया आपको, ये मिलेगा टोटल इतना उसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे दिया था बस आप जो है आप व्यू में बना लेंगे, दोनों का गुणन कर देंगे और कुछ नहीं। गुणन में एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, स्तंभों की संख्या, यानी जो पहला वाला है इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, पंक्तियाँ कितने हैं, 1 2 3, इक्वल है तो गुणा हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसके नीचे दिया है, ये इसी के तहत आगे वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला, मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 गुणे n, 3 गुणे k, 2 गुणे p, n गुणे 3, p गुणे k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए गए 21, 22 में सही उत्तर चुनिए। इन बहुविकल्पी प्रश्न नीचे मिलेंगे। तो थोड़ा सा हम कोटि की बात कर लेते हैं। कोटि की बात आपको फंडामेंटल में बताया गया है, बट फिर भी कोटि में क्या लिखते हैं, पहले पंक्ति गुणे स्तंभ, ये होती है आपकी कोटि। कोटि कैसे लिखते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ। चलिए ठीक है, इसकी कोटि बताइए, इसकी कोटि क्या होगी। पंक्ति कितनी है, एक सीधी लाइन जो होती है, 1 गुणे स्तंभ कितने हैं, जो ये लाइन है 3, यानी 3 गुणे 1 की है। अगर इसकी बात करें तो इसकी कोटि बताइए। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, स्तंभ कितना है, सिर्फ 1, यानी 1, 3 गुणे 1 की है, ठीक है। क्लियर हुआ ना। तो ऐसे कोटि लिखते हैं। कोटि में याद रखिएगा पंक्ति गुणे स्तंभ होना चाहिए, और गुणम में स्तंभों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलिए, ये तो मान लीजिए इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देख लीजिए, आप लिख लीजिए ना, ये इतना लिख लीजिए आप, क्योंकि अगले पेज पे है वो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये पूरा लिख लीजिए यहाँ से, ये मेन ये यहाँ तक। जैसे x की कोटि क्या है, 2 गुणे n है, y की कोटि क्या है, 3 गुणे k है, z की कोटि क्या है, 2 गुणे p है, w की कोटि क्या है, 2 गुणे n, सॉरी 3, ये n गुणे 3 है। इसके बाद p की कोटि क्या है, p गुणे k है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ 21 वाला। क्या कर रहा है, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए, परिभाषित मतलब गुणन संभव हो, ठीक है, गुणन, बाकी ये गुणन संभव हो, जो इन लोगों का जोड़ है वह संभव हो। जोड़ कब होता है, जब उनके कोटियां समान होंगी, तब इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर होगा, तभी जो है, एक मिनट थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे फिर दिक्कत होगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p और y है, ये अगला अलग p क्या है, एक आव्यूह है, जो ऊपर बताया गया है, जो ऊपर बताया गया है वही p आव्यूह है, एक y भी आव्यूह है, w भी जो है आव्यूह है, y भी आव्यूह है, तो कोटि होगी कुछ ना। तो p की कोटि जो होगी, कुछ भी जो भी हो, ऊपर दिया गया था, आप नोट किए हैं तो मिला लीजिए। तो p की जो कोटि होगी यहाँ पे, y की जो कोटि होगी यहाँ पे, इसके जो है स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी py हो सकता है, नहीं तो py नहीं हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों में हमें पहले मिलाना है कि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो, तब तो ये पॉसिबल है, ठीक है, बराबर है तभी पॉसिबल है। जो कोटि दिया है उसको बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ wy दिया है, इसका मतलब w के स्तंभों की संख्या y के कोटियों की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि गुणन के लिए पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तभी गुणन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये p की जो है
एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पी की जो है स्तंभों की संख्या वाई के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, जो डब्लू की स्तंभों की संख्या y के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इतना। अब उसके बाद चूंकि ये दोनों जोड़े गए हैं तो ये जो आएगा और ये जो आएगा, ये दोनों आव्यूह रहेंगे, तो इसके आव्यूह का जो कोटि होगी, इसके आव्यूह की कोटि की क्या होगी, बराबर होगी, तभी ये परिभाषित होगा। अन्यथा जो भी जो कंडीशन बताए उनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो ये परिभाषित ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले से ही कर दिया परिभाषित होने के लिए। ठीक है, यानी परिभाषित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषित है होने के लिए जो है यन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी यन के पी पर किस तरह का रिलेशन होगा, कौन किसके बराबर होगा, ये सारी कंडीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उधर तो पीछे बताया गया था पर फिर भी देख लीजिए। पी की कोटि की बात कर, पी और वाई की कोटि की बात करेंगे ना, क्योंकि बिना जो है इनकी कोटि जाने कैसे हम समझेंगे कि जो है इनका गुणन संभव है कि नहीं है, परिभाषित है कि नहीं है। तो पी की कोटि थी पी गुणे के, पी की कोटि थी पी गुणे के, वाई की कोटि थी 3 गुणे के। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों का हो गया। अब चूंकि पी और वाई का गुणा हुआ है, इसका मतलब इसके पंक्तियों की संख्या, सॉरी इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। और ये कोटि लिखा है, और कोटि में पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति को, उसके बाद गुणे स्तंभ को लिखते हैं। इसका मतलब इसकी पंक्ति क्या है, पी है, इसकी पंक्ति क्या है, पी है। अब ये P बराबर होना चाहिए किसके, इसके स्तंभ के। स्तंभ क्या है इसका, K, यानी K के बराबर होगा, यानी P इज इक्वल टू K होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, P इज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो कंडीशन है गुणन की, किसकी है, P और Y की है, P और Y परिभाषित है। तो इसमें से हमें देखना है, चूंकि ये P वाले का है और ये y वाले का है, तो इसके गुणन के लिए, पी वाई के गुणन के लिए इसके स्तंभों की संख्या देखना है। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ, स्तंभ क्या है के, और ये बराबर होना चाहिए इसकी पंक्तियों की संख्या के। अब इसमें पंक्तियों में इसकी पंक्ति देखें तो पंक्ति गुणे स्तंभ है, यानी पंक्ति क्या है 3, यानी के बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, के का मान हमारे पास क्या आ गया 3। तो पहली तो कंडीशन ये हो गई कि जो है के बराबर 3 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये अगला जो पार्ट है इनका, यहाँ पे डब्लू वाई है, तो सेम कंडीशन इसी तरह डब्लू और वाई की पहले कोटि देख लेते हैं। तो डब्लू की कोटि इतनी, वाई कोटि इतनी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो डब्लू की कोटि है, इसके स्तंभों की संख्या, तो पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, स्तंभ कितना हो गया 3, 3 बराबर होना चाहिए इसके स्तंभों की संख्या इसके जो है पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इसमें पंक्ति क्या है, पंक्ति गुणे स्तंभ 3, तो 3 3 के बराबर है, जाहिर सी बात है, ओके हो गया। इसका मतलब ये यन, अब यहाँ कंडीशन क्या बनी कि जो ये है आपका डब्लू वाई, ये भी परिभाषित हो गया क्योंकि बराबर है। ठीक है, अब कोटि की बात करें, इनकी कोटियों की बात करें, तो कोटियों में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो इनका जो गुणन होगा, यहाँ गुणा जो होगा इन दोनों का, तो 3 और 3 तो हैं, ये इक्वल है। इसका मतलब जो थोड़ा सा एक मिनट समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ जब ये तो मान लीजिए हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका के बराबर 3 हुआ था। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब इनका गुणन होगा पी वाई का, तो जो आव्यूह बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, पी और के का गुणन, यानी ये जो ये लिखा गया है पी गुणे के, ये होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें डब्लू क्यू जो है, सॉरी डब्लू वाई परिभाषित है, और इसकी कोटि क्या बनेगी, यन गुणे के। क्यों, क्योंकि यह 3 और ये 3 दोनों बराबर हैं, तो इन्हीं को लेके ना, इन्हीं दोनों को लेके जो है गुणन की जो है कोटि बनती है। तो गुणन की कोटि क्या होगी, यन गुणे के। देखिए इसमें भी वही हुआ है, यहाँ पे इस कोटि में गुणा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि परिभाषित है, यानी गुणा हो सकता है, क्लियर है। तो ये दोनों तो हो गए आपके, इक्वल होने चाहिए। और बाकी जो अगला गुणन के बाद आव्यूह बनेगा उसकी कोटि होगी इसका पहला और इसका लास्ट, यानी पी गुणे के।
उसी प्रकार अब इसमें करते हैं, तो इसमें इसका और इसका गुणा हो रहा है, तो आप ये देख ही रहे हो 3 3 बराबर है। तो जो कंडीशन बनेगी इसका पहला यानी n गुणे इसका दूसरा यानी k, तो जो गुणन होगा w और y का, तो उसकी कोटि हमें क्या मिलेगी, n गुणे k की। ठीक है, अब पी वाई की कोटि मिली है हमें p गुणे k की। ठीक है, और डब्ल्यू वाई की कोटि मिली है n गुणे k की। ठीक है, अब इन दोनों को जो है जोड़ा गया है, तो आपको बताएं कि जोड़ किसका होता है, जब दोनों के कोटि बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो के बराबर तो दिख ही रहा है, n और p भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो n और p यदि बराबर होंगे तो कंडीशन होगी। ठीक है, तो n p बराबर है कहाँ, ये हम देखते हैं। ठीक है, k का मान 3 तो आया ही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें k इज इक्वल टू 3 है, k इज इक्वल टू 3 हमारा आया था। n इज इक्वल टू p है या p इज इक्वल टू n है, ये भी हमारा आया था। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ऐसे आपको करना था, 1 2 बार देख लीजिएगा, अगर मिस्टेक हो समझ में आएगी तो, नहीं क्लियर होगा तो 1 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 22 वाला भी सेम उसी तरह का है, तो इसमें तो बहुत ईजी दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। चूँकि ये घट रहा है, तो घटेगा या जुटेगा कब, ये घट रहा है तो घटेगा और जुटेगा कब, जब इसकी कोटि और इसकी कोटि क्या होगी, बराबर होगी। तो जेड की कोटि, आप पीछे पढ़े हो, तो जेड की कोटि जो है यहाँ पे और एक्स की कोटि, ये दोनों चाहिए हमें। तो दोनों की जो कोटि थी, इसकी कोटि जो थी ये एक्स की कोटि और यहाँ पे जेड की कोटि, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और दोनों की कोटि 2 गुणे n। यहाँ पे देख लेते हैं जेड और एक्स की कोटि। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स और ये आपका जेड पहले नंबर वाला, और ये आपका जेड दूसरे नंबर वाला, जेड ये तीसरे नंबर वाला, ये। ठीक है, यानी 2 गुणे n है और 2 गुणे p है। तो ये दोनों ही हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अब ऐसे भी आप पढ़े हैं कि n इज इक्वल टू p था, तो दोनों इक्वल ही हैं। तो ये ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा। तो 2 गुणे n ऑप्शन में है, 2 गुणे n सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 गुणे n ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन में नहीं है, वो वाला रहता तो वही हो जाता, क्योंकि इसकी जो कोटि है इसकी भी वही कोटि है। ठीक है, क्योंकि सेम कोटि रहेगी तभी जुटेगा या घटेगा, तो चूंकि घटाया जा रहा है इसका मतलब सेम कोटि है। तो जब सेम कोटि है तो जुटने घटने के बाद जो आएगा वो भी सेम कोटि का ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी कोटि होगी। अच्छा, इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन से देखा जाएगा।